हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अपन ने जो भौगोलिक थॉट्स पढ़ रहे थे, भौगोलिक चिंतन है जो जियोग्राफी में पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने अभी तक जो होमर से स्टार्ट किया था, थेल्स है, हिकेट से, हेरोडोटस से, इसके बारे में एनेक्सीमेंडर हो गया इत्यादि के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हुए अरस्तु तक आ चुके हैं। तो एक बार अपन ने जो भी इसमें अभी तक जो पढ़ा है, इसका एक बार अपन क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी और भी आसान हो जाएगी। तो उन चीज़ों को अपन को रिवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले होमर के बारे में पढ़ा था। तो होमर के बारे में क्या था, ये जो प्रथम यूनानी कवि था, ठीक है, इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था। ये प्रथम यूनानी कवि था और जो लोनिया है या एशिया माइनर का निवासी था। ठीक है, और ये पद्य कवि था। और इसकी जो दो बुक थी, इलियर और ओडिसी थी। इसकी दो बुक का नाम क्या था, इलियर और ओडिसी, दो बुकें थी। ठीक है, और उसमें जो इसका योगदान क्या था, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये जो पृथ्वी को क्या मानता था, वर्ताकार तस्त्री के रूप में मानता था। ठीक है, पृथ्वी को वर्ताकार तस्त्री रूप में मानता था। और उसके यदि आपने यदि फर्स्ट क्लास देख रहे हो, अभी देख रहे हो, तो आप इससे प्रीवियस दो क्लास हो चुकी है वो देखोगे तो समझ में आएगा। या जो अभी रिविजन संभव नहीं देखना, तो मैं इसको आपको या बोल के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो और वो क्या है, तस्त्रीनुमा थी। और वो क्या है, महासागर ये नदी से क्या हुआ है, घिरी हुई मानता था। कौन ऐसा है, होमर मानता था। और आकाश को क्या है, ठोस नतोदर मानता था। ठीक है, ठोस नतोदर है जो तल है स्वर्गीय मेहराब के रूप में मानता था। और उसका मानना था कि जो इस प्रकार है आकाश है, इस प्रकार है जो नतोदर है या उत्तर के आकार का है, और फिर वो क्या है, स्तंभों पर टिका हुआ है, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजी या इतना नॉलेज नहीं था, इन्होंने कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। तो इन चीज़ों को ये पहली बार देखा रहा था, तो इनको लगा था कि ये ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये मानता था कि जो सूर्य है जो समुद्र से नदी से निकलता है, और फिर जो नतोदर भ्रमण मतलब नतोदर आकाश में भ्रमण करता है, तो फिर क्या है, उसी जो आगे समुद्र में क्या है, अस्त और उदय होता है। तो इसका किसका मानना था, ये होमर महोदय का मानना था। अगर अपन मैंने पहले भी बताया, अगर अपन दूर से देखेंगे सूर्य उदय या अस्त ऐसी समतल जगह जहाँ पर कोई उच्चावच नहीं हो, देखेंगे समतल जगह पर, तो अपन को देखेंगे इसके जो पीछे कोई अगर पानी है, पानी में से क्या है, सूर्य निकलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं। ठीक है, ये इनके विचार थे। ठीक है, उपरोक्त है जो उसके बाद इन्होंने क्या है, यूरोप और एशिया के बारे में ये परिचित था। परंतु जो एशियन सागर है, तटवर्ती है, ये क्या करते थे, सागरों के जो सागर होते थे वहाँ पर क्या करते थे, भ्रमण करते थे या घूमते थे, और वहाँ की जनजातियाँ हैं या उनके आवास के निवास के बारे में ये पता लगाता था। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने जो चार दिशाओं के बारे में जो जानकारी दी थी, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसकी जो एक तो मेन आप क्या रखोगे, बुकों का नाम इलियर और ओडिसी, दो बुकों का नाम याद रखोगे। एक जो आकाश को ठोस नतोदर जो मेहराब के रूप में मानता था, और क्या है, खंभों पर टिका हुआ मानता था। ठीक है, और जो रकाबी के समान या समतल तस्त्रीनुमा है जो पृथ्वी को मानता था, और क्या कहा था, महासागरीय नदी से घिरा हुआ मानता था। ठीक है, उसके बाद इसने जो चार दिशाओं को जो नामकरण किया था, और उनकी दिशाओं को वाओं के आधार पर अलग अलग नाम दिया था। तो एक है जो उत्तर की दिशा की थी, उसको नाम दिया था बोरस, नाम दिया था। उत्तर की दिशा का क्या नाम दिया था, बोरस नाम दिया था। जो उत्तर की दिशा ये ठंडी और कठोर हुआ थी। अगर अपन आज भी देखेंगे हिमालय से क्या है, ठंडी और कठोर हुआ बहती है, तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं कि उसी के एजम्पशन में याद रख सकते हैं कि इस प्रकार क्या है, ये ठंडी और है जो कठोर हवा थी, जो कौन सी है, बोरस थी। उसके बाद है जो यूरस थी, जो पूर्वी दिशा थी, पूर्व की, और गर्म थी, और सामान्य आर्द्र थी। ठीक है, सामान्य कैसी थी, आर्द्र पानी की मात्रा थी, और उसमें क्या थी, गर्म भी थी। उसके बाद है जो नॉर्ड्स थी, नॉर्ड्स क्या थी, दक्षिणी जो दिशा में प्रवाहित हो रही थी, ये धूल और आंधी से भरी थी, तूफानी या आंधी थी। और उसमें है जो उसके बाद है जो जयप्रस है, जो पश्चिमी धारा जो पश्चिमी जो हवाएं थी या पश्चिमी दिशा का नाम दिया, जयप्रस दिया था, जयप्रस दिया था। और ये क्या थी, भयंकर तेज या गर्म थी। इसको आप पश्चिमी राजस्थान से रहते हो तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि लू चलती है, तो इस प्रकार क्या है, जयप्रस गर्म थी। तो ये बोरस हो गई, यूरस हो गई, या नोटस हो गई, या फिर ये जयप्रस है। चारों दिशाओं का जो नामकरण किसने किया था, होमर महोदय ने किया था। ठीक है, और उसके बाद अपन आगे है जो थेल्स के बारे में पढ़े। ठीक है, हमने थेल्स के बारे में स्पष्ट सही तरीके से पढ़ा था। तो ये भी क्या था, एक ग्रीक था, गणितज्ञ था, खगोल शास्त्र था, और दार्शनिक शास्त्र था। और ये जो ग्रीक परंपरा का है जो प्रथम है दार्शनिक विद्वान था। ग्रीक परंपरा का क्या है, प्रथम है जो दार्शनिक विद्वान था। और ये जो मिलेट्स नगर का रहने वाला था। इसने जो ज्यामिति के आधार पर अनेक जो परमित दिए थे, गणित के अंदर है जो ज्यामिति है, इसके आधार पर इसने जो परमित दिए थे। और इसका अगर नक्षत्र शास्त्र और गणित में क्या रखता था, ये रूसी रखता था। जो अपन जो प्रत्येक विद्वान देखेंगे तो वो कोई एक अपनी तरह जो सब्जेक्ट एक डिग्री लेकर नहीं बैठते थे। ये भी क्या होते थे, अलग अलग प्रत्येक सब्जेक्ट में या प्रत्येक विषय में रुचि रखते थे, चाहे गणित हो, जीव विज्ञान हो, राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, तो हर एक सब चीज़ों के बारे में जानते थे, और उनका जो इतिहास है उनको नोट लिखते थे। ठीक है, और यूनान और मिस्र की यात्राओं का वर्णन किया, और भौगोलिक है जो जानकारी दी थी। और थेल्स ने जो पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की गति, और जल तथा स्थल के वितरण का है जो
और सूर्य की गति का भी अध्ययन किया था। इसने क्या किया था, पृथ्वी की जो आकृति होगी या पृथ्वी की गति है या सूर्य का जो गति होगी या इसका जल और स्थल का किस प्रकार पृथ्वी पर वितरण है, इसका भी अध्ययन किसने किया था, थेल्स मोदी ने किया था। और थेल्स ने जो प्रथम विद्वान था जो पृथ्वी को मापने का कार्य किया था, पृथ्वी की परिधि को अगर किसी ने मापने का कार्य किया था वो किसने किया था ठीक है। तो थेल्स मोदिया को अपन को कह सकते हैं कि थेल्स मोदिया जिन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को मापने का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या है, पृथ्वी को है जो तस्त्रीनुमा समतल मानता था और क्या करती है, इसका मानना था कि पानी पर तैर रही, परंतु ये क्या है, दोषपूर्ण घटना है। ठीक है, और थेल्स ने सूर्य ग्रहण और नील नदी के बारे में भी डेल्टा का अध्ययन किया था। इसने जो एक आप डेट याद रख सकते 28 मई है जो 585 ईसा वर्ष पूर्व क्या मानी थी, सूर्य ग्रहण की तिथि मानी थी। तो इसमें जो कौन सा विद्वान है आपको याद रखना है, तो थेल्स मोदी को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थेल्स ने गणित के ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको गणित के भूगोल का अगर किसी को पिता कहा जाता तो वो थेल्स मोदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक जो मैन है कि पृथ्वी की परिधि को मापने का इसने काम किया था। और उसके बाद है इसे जो ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक विद्वान था। और उसके बाद है सूर्य ग्रहण और नील नदी के डेल्टा का भी इसने अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ तक आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसके बाद अपन है जो एनेक्सिमेंडर पर आते हैं। ठीक, एनेक्सिमेंडर भी ये भी क्या था, ये भी यूनान का दार्शनिक कवि था और जो मिलेट्स नगर का रहने वाला था। और ये नौमान यंत्र के से परिचित कराया था। यूनान जगत को नौमान यंत्र है जो समय की गणना करता है, उसके बारे में जो इन्होंने परिचित करवाया था। और ये क्या था, थेल्स का शिष्य था। ये जीव विज्ञान और जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसके बारे में इसने अध्ययन किया था। ठीक है, ये गणित की भूगोल है, जियोग्राफी और कार्टोग्राफी में इनका मुख्य कार्य था। इसके कारण है जो थेल्स को और एनेक्सिमेंडर दोनों को क्या है, गणित के भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो पुस्तक है एक आप याद रखते हैं, ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ है। ठीक, इनकी बुक कौन सी है, बुक का नाम आप जरूर याद रखोगे। इसमें जो क्वेश्चन है या तो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, या कोई बुक होगी या कोई ऐसा चीज है जो इसमें कथन का है या कोई ऐसी स्पेसिफाइड चीज बताइए तो वो क्वेश्चन इसमें क्या रिपीट होते हैं। या फिर पूछा जाता है कि कौन रोमन है, कौन ग्रीक है, कौन अरब भूगोलवेता है, या इनके बारे में जो चीजें पूछी जाती है। तो इसमें है जो इनका योगदान देखेंगे, ऑन द नेचर इनकी बुक थी, अराउंड द अर्थ है। ठीक है, और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया तथा बताया कि यह पृथ्वी है जो देवी निर्मित पदार्थों से उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, देव निर्मित है कि देवताओं के द्वारा है, जो ईश्वर के द्वारा है पृथ्वी का निर्माण किया गया। किसका मानना था, ये जो है एनेक्सिमेंडर मोदी का मानना था। ठीक है, तो एक आप ये कथन याद रखोगे। उसके बाद इसके बाद में पृथ्वी बनने के बाद ही सूर्य, चंद्रमा और तारों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये देख लो अपन इन चीजों को, इन लोगों को कितना नॉलेज था। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो पृथ्वी क्या देव निर्मित है, उसके बाद ही जो सूर्य, चंद्रमा और इनकी जो तारों की उत्पत्ति हुई है। परंतु ये क्या है, ये एक दोषपूर्ण है या गलत होता है। ठीक, इन्होंने जो सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा और उसके बीच की दूरी और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी की क्या है 66 गुणी बताई थी। ठीक है, एनेक्सिमेंडर ने जो नौमान यंत्र अपन सूर्य घड़ी का आविष्कार किया था। और ये कहाँ का था, ये बेबीलोनियन का एक यंत्र था और जो क्या है समय या छाया मापने का सबसे छोटा यंत्र था। ठीक है, ठीक है, इस नौमान यंत्र की सहायता से ये क्या छाया के माध्यम से अपने टाइम की गणना करते थे। ठीक है, और इस पुस्तक में ऑन द नेचर में है जो एक दार्शनिक कविता थी और उसमें जो पृथ्वी है, पौधों है, जानवरों है, प्रजातियों के बारे में भी ये लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद अपन है जो विश्व का प्रथम मानचित्र अगर किसी ने बनाया तो वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया है। अब अभी तक अपन जो मानचित्र के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, पृथ्वी मापने का जो थेल्स मोदिया था, परंतु जो प्रथम मानचित्र बनाया था वो किसने बनाया था, एनेक्सिमेंडर ने था। और एक नौमान यंत्र के बारे में, एनेक्सिमेंडर के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके चीज के बारे में आप याद रखोगे। ठीक है, अब अपन है जो पढ़ा था इकेटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इकेटिस मोदी ने जो ये भी क्या है, मिलेट्स के निवासी थे, यूनान का आविष्कार या फिर इसको कह सकते हैं अग्रणी इतिहासकार था, भूगोलवेता के साथ एक राजनीति के भी था। अपन ने ये पढ़ा है कि ये चीजें हैं जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते थे। तो अपन इन चीजों को आप ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा था इनका याद रखोगे नहीं, कि कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जिस पर विशेष काम किया था उसको आप याद रखो। ठीक है, इसमें है जो यूनानी गद्य का लेखक था। ठीक है, यूनानी गद्य का ये लेखक था और उसमें जो जेस पीरियडिस इसकी बुक का नाम था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जो पृथ्वी के परिपथ का वर्णन करना। जेस पीरियडिस है जो पृथ्वी का परिपथ है, इसका वर्णन करना है। जेस पीरियडिस पुस्तक इसकी है, तो आप याद रखोगे इकेटिस की याद है। ठीक है, उसके बाद है जो उसने भौगोलिक जो भौगोलिक सूचनाएं, यूरोप की जो भौगोलिक सूचनाएं थी वहाँ भ्रमण करता था और उनको इसमें वर्णन किया था। ठीक है, दूसरा इसमें याद रखोगे इसने जो जेस पीरियडिस में विश्व का क्रमबद्ध या व्यवस्थित वर्णन किसने काम किया है, तो वो किया है इकेटिस मोदी ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसके दो पुस्तक खंडों में दो भागों पर प्रकाशित हुई थी। इसमें कह सकते हैं एक तो जो यूरोप के बारे में इन्होंने जो एजियन सागर है या काला सागर है या एड्रियाटिक सागर है, यूनान सागर, इसके बारे में वर्णन, मतलब पहली पुस्तक में यूरोप के बारे में वर्णन दिया था और दूसरी पुस्तक में एशिया या अफ्रीका के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है,
और दूसरी इनकी जो एक कार्य था, जो तटीय सर्वेक्षण करते थे, जो समुद्र के किनारे तटों पर जाते थे, वहाँ पर जो सर्वेक्षण करते थे, तो उनका जो तटीय सर्वेक्षण का कार्य है जिसको अपन कहते हैं पेरिप्लस कहा जाता है। इसमें है जो इरिथियन सागर हो गया, अपन जैसे इरिथियन सागर जो प्राचीन काल में अरब सागर और हिंद महासागर है इसको कहा जाता था, ठीक है। तो इरिथियन सागर कहा जाता था, अगर क्वेश्चन बढ़ जाए तो अरब और हिंद महासागर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था। और उसके बाद ये जिसमें ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गई, या फारस की खाड़ी हो गई, या अरब सागर है, या भारत के पश्चिमी तट है, पाकिस्तान है, ईरान है, या इन तटों पर जाते थे और वहाँ पर ये जो गतिविधियां हैं यहाँ सर्वेक्षण का कार्य करते थे, ठीक है। तो इनका जो तटीय सर्वेक्षण का कार्य जो पेरिप्लस कहलाता है। उसके बाद जेस पीरियोडिक्स इनकी किटिस की बुक थी। इनकी बुक का जो अर्थ है जो पृथ्वी के परिपथ का वर्णन करना, जिसमें जो पृथ्वी का जो क्या है जो क्रमबद्ध या व्यवस्थित वर्णन किया था, ठीक है। और इनके अनुसार क्या है, पृथ्वी है जो सबटी है, गोलाकार है, और इसी तरह जो पृथ्वी की आकृति के बारे में उसकी यह क्या जानकारी गलत थी। इसने एक कथन कहा था। कथन क्या कहा था, भूगोल व विज्ञान क्या है, भूगोल व विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है। अगर भूगोल का क्या है, मानचित्र की कला से संबंध है, अगर मानचित्र है तो भूगोल है, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये किसका मानना था, ये इक्विटीज का मानना था। और कैस्पियन सागर के बारे में जानता था, लेकिन ये खुला सागर मानता था। ये इसकी अवधारणा क्या थी, ये गलत थी। और इसको जो किसने जो सुलझाया था, तो वो अपन आगे बढ़ेंगे कि कैस्पियन सागर के बारे में सही जानकारी किसने दी थी। तो कैस्पियन सागर के बारे में इसकी जानकारी क्या, खुला सागर मानता था। क्वेश्चन बढ़ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ग्रीक या रोमन भूगोल था जो खुला सागर मानता था, तो वो कौन सा था, कैस्पियन सागर था, ठीक है। क्योंकि सागर बहुत बड़ा होता है, तो आगे अगर उसमें जाना संभव नहीं होता, तो अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे धरातल होगा या बंद सागर है या ना गिरा हुआ नहीं, तो ये संभव नहीं था। तो इसमें है। और काला सागर के बारे में इसको जानकारी थी। और इसके टाइम अगर कैस्पियन सागर के बारे में क्या कहा जाता था, अर्सेनी सागर कहा जाता था। इसके टाइम में जो कैस्पियन सागर को जो ग्रीक टाइम में या क्या रोमन ग्रीक टाइम में क्या कहा जाता था, यूनान के टाइम में जो अर्सेनी कहा जाता था, और ये इक्विटीज के टाइम था, ठीक है। उसके बाद अपन है जो नील नदी के डेल्टा के बारे में जानता था। और नील नदी का ये जो सोर्स है दक्षिणी महासागर है जो मानता था। इसका मानना था कि जो दक्षिणी महासागर से जो नील नदी की उत्पत्ति होती है, ऐसा इसका मानना था। और इसमें जो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में भी ये जानकारी रखता था। और अगर भारत के बारे में बताएं, तो भारत के बारे में अगर क्वेश्चन बढ़ जाए तो सिंधु नदी और कंधार घाटी के बारे में बताता था। और वहाँ पर जो गंधारी लोग बसे थे, इनका क्या कहना था कि वहाँ पर गंधारी लोग बटे थे, और उनकी जो कस्बा तीर्थ है जो इनकी राजधानी थी। तो ये अपन ने जो इक्विटीज के और हेरोडोटस है इनके बारे में अपन ने जो पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने जो कल चीजें एक बार अध्ययन की थी लास्ट क्लास में, उसके बाद में हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेरोडोटस है जो अलिकारनेसस का रहने वाला था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये यूनानी भूगोल जनक कहा जाता है, यूनानी का भूगोल का जनक इसको कहा जाता है। तो आप हेरोडोटस को याद रखोगे। ये जो ज्यादातर क्या करते थे, घटनाओं को ऐतिहासिक वृत्तांत है जो इन्होंने प्रस्तुत किए थे। इन्होंने क्या किया थे, ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किए थे, इसीलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जो इतिहास की घटनाओं को है जो लिखते थे, और इसके कारण इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक भूगोल वेता इसको क्या कहते हैं, मन घटित कहानीकार कहते हैं। आधुनिक भूगोल कथा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो मन घटित कहानीकार बनाई है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक एक बुक थी या पुस्तक का नाम याद रखोगे, हिस्टोरिका या हिस्टोग्राफी, ठीक है। हेरोडोटस से आप याद रखोगे हिस्टोरिका या हिस्टोग्राफी, ठीक है। इनका एक मेनली मैंने अभी बताया कि जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप स्टेटमेंट याद रखोगे कि स्टेटमेंट था समस्त इतिहास का है, जो इतिहास है हिस्ट्री, उसका विवेचन क्या है, भौगोलिक दृष्टि से किया जाता है। अलग अलग जो भौगोलिक प्रदेश होते हैं, अलग अलग भौगोलिक जगह होती है, उसके हिसाब से इतिहास का क्या है जो विवेचन करना चाहिए। और भूगोल का जो विश्लेषण है, अगर अपन भूगोल को पढ़ना है तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। किसकी दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। तो ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये किसका है, हेरोडोटस का क्वेश्चन है। समस्त इतिहास का विवेचन है जो भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए, और जो भूगोल का विश्लेषण है वो क्या करना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए, ठीक है। इसने जो अपने अध्ययन में जो पुराने जो भी मानचित्र थे उनका प्रयोग किया था, ठीक है। हेरोडोटस ने जो पुराने मानचित्रों के माध्यम से जो अध्ययन किया था, और इसने हेरोडोटस जो तथ्यों को जो विवरण के साथ समझाता था, एनालिटिकल अध्ययन करता था। तो इसको अपन है जो डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक अध्ययन कहते हैं। इसका जो अध्ययन कैसा था, विवरणात्मक अध्ययन था, ठीक है। हेरोडोटस है जो नील नदी में आने वाली बाढ़ के बारे में भी अगर किसने वर्णन किया है, तो बाढ़ का क्या रीजन है उसका वर्णन किसने किया है, हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को है जो अग्रणी प्रजाति का अपन है जो वैज्ञानिक कहा जाता है। जो अग्रणी प्रजाति का जनक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो जनजातियां थी उनके जो रहन सहन था, तरीका था, उनका जो रीति रिवाज था, उसके बारे में जो रोचक जो तरीके से प्रस्तुत किया था, जहाँ जीवन के बारे में ये जानता था, तो इसके लिए उसको अपन अग्रणी प्रजाति का वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हेरोडोटस ने जो पृथ्वी की तरह होमर की तरह पृथ्वी को या होमर की तरह क्या समतल या रकाबी मानता था, और जिसमें क्या है, सूर्य है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये भी इसका स्टेटमेंट क्या है, ये भी तर्क संगत नहीं है या दोषपूर्ण, ठीक है। इसको जो हेरोडोटस ने नील नदी के उद्गम में जो
पश्चिमी अफ्रीका के एटलस पर्वत से मानता था। और क्या मानता था, ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, बाद में ये क्या है भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कथन कर दे इसके उद्गम के बारे में, या जो उसकी, एक मिनट ये लाइट थोड़ी डिस्कनेक्ट होगी, तो अपन इस क्लास को आगे थोड़ा बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो अपन क्या कहते हैं उद्गम के बारे में, और इसकी जो पूर्व की दिशा थी उसके बारे में इसको जानकारी क्या थी, सही थी। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो भूमध्य सागर में गिरती है, तो ये इसकी जानकारी क्या थी, सही थी। ठीक है, उसके बाद है जो डेल्टा शब्द का इसने जो प्रयोग किया था, और मिस्र को है जो क्या बताया, नील नदी की बहन बताया। नील नदी है जो मिस्र के लिए एक वरदान की तरह काम करती है। ठीक है, ये किसका मानना था, ये हेरोडोटस के बारे में अपन ने जो जाना था। उसके बाद इसने क्या कहा था, इसने जो एशिया है या लीबिया जिसको अपन अफ्रीका भी कहते हैं, और यूरोप की यात्रा की थी, और वहाँ से अक्षांश व देशांतर के आधार पर विश्व के मानचित्र को बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अक्षांश व देशांतर के बारे में अगर किसी ने जो मानचित्र बनाया तो वो किसने बनाया है, जो हेरोडोटस महोदय ने बनाया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हेरोडोटस के बारे में है जो इसने क्या किया था, आगे अपन देखें तो महाद्वीपों को 3 भागों में विभाजित किया था। इसने हेरोडोटस ने यूरोप हो गया, या एशिया, या अफ्रीका, या लीबिया के नाम से जाना जाता है। और इसने जो डेन्यूब या ईस्टर्न नदी के बारे में, जो विश्व को सबसे बड़ी नदी, और यूरोप की जो डेन्यूब या ईस्टर्न नदी को है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी मानते हैं। ठीक है, और ये बॉस्फोरस जलडमरू हो गया, या जो डॉन या टाइग्रिस नदी है, या कैस्पियन सागर है, या अमुद्रिया नदियों के माध्यम से क्या है, एशिया व यूरोप को क्या है अलग करता था। इनके बीच में क्या है, या तो कोई बॉस्फोरस जलडमरू है, और दूसरा डॉन या तनाइस रस नदी है मानता था, या फिर कैस्पियन सागर है के द्वारा क्या कहता है, ये मानता था कि एशिया और अफ्रीका दोनों अलग होते हैं। ठीक है, सॉरी, यूरोप और एशिया। और उसके बाद एशिया का ये जो पश्चिमी हिस्से के बारे में जानता था। पूर्वी हिस्से में इन्होंने जो भ्रमण नहीं किया था तो उसके बारे में इसकी जानकारी नहीं थी। तो पश्चिमी में ये मानता था कि पश्चिम एशिया का विस्तार है जो फारस साम्राज्य तक था, या इरिथियन सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक। इरिथियन सागर अपन जो अरब या हिंद महासागर के रूप में संयुक्त रूप से जाना जाता था। और उसके बाद है जो कैस्पियन सागर की ओर तथा भूमध्य सागर से काला सागर या सिंधु नदी का जो साइड है वो क्या है, पश्चिमी एशिया इसका मानना था, और इसके बारे में इसको जानकारी थी। अब अपन इसमें देखेंगे कि यूरोप का है जो आकार के बारे में इसने क्या कहा था। तो यूरोप का आकार है जो संयुक्त, अगर अपन एशिया और अफ्रीका को मिला दे तो वो क्या हो जाएगा, यूरोप के बराबर हो जाएगी। तो इतना बड़ा यूरोप के आकार में था। ठीक है, उसके बाद है जो हेरोडोटस है जो कैस्पियन को आंतरिक सागर मानता था। ठीक है, हेरोडोटस है जो यूरोप को क्या मानता था, एक ही देश के बारे में जो खुला सागर मानता था, परंतु हेरोडोटस ने क्या की थी, उसकी अवधारणा को जो गलत किया था। और क्या होगा था कि यह जो एक आंतरिक सागर है। ठीक है, हेरोडोटस से धरातल के स्वरूप में आने वाले जो भौतिक परिवर्तन है, तापमान हो गया या वायुमंडलीय हो गई, या इनके बारे में ये चीजें हैं जो जानकारी रखता था, भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में। और नील नदी के डेल्टा में जो इथोपिया से लाई हुई ये जो इथोपिया है, इथोपिया देश से क्या है, जो गाद है या पोप मिट्टी से जो इसका डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी था। और हेरोडोटस ने हिंद महासागर में, अरब सागर में स्थित है जो दक्षिण एशिया मानता था। हिंद महासागर हो गया, या हिंद महासागर में जो दक्षिणी अरब सागर है या अरब की खाड़ी है, इसको ये क्या माना था, ये हिस्सा है कि दक्षिणी एशिया का हिस्सा है। इसका किसका मानना था, हेरोडोटस महोदय का मानना था। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में, इसकी जानकारी क्या थी, ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसका मानना था। और गंगा नदी के जो उपजाऊ मैदान, इसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये पूर्वी एशिया के बारे में नहीं जानता था, ये अपने भी पढ़ा है। ठीक है, और ये अफ्रीका के अंदरूनी जो भाग है उनको है जो 3 अक्षांशीय कटिबंधों में विभक्त किया है। किसने, जो हेरोडोटस ने जो अफ्रीका का अंदरूनी भाग इसको जो 3 अक्षांशीय अलग अलग कटिबंधों में विभाजित किया था। तो ठीक है, ये अपन ने जो हेरोडोटस के बारे में भी देख लिया। उसके बाद है जो हिप्पोक्रेटस थे, ये भी क्या थे, यूनानी थे। ठीक है, यूनानी प्राचीन विद्वान थे, और ये पाश्चात्य जो चिकित्सा शास्त्र के जनक भी कहा जाता है, यहाँ जन्मदाता यूनान में कहा जाता है। उन्होंने है जो मानव रोगों पर है जो ग्रंथ लिखा था, या जो पर्यावरण का है जो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में इसने अध्ययन किया। ठीक है, ये मानव रोगों पर प्रथम ग्रंथ लिखा था, इसीलिए इसको चिकित्सीय भूगोल का पिता का भी कहा जाता है, कि मानव रोगों पर ग्रंथ लिखने के कारण इसको क्या है, चिकित्सीय भूगोल का पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पर्यावरण का जो मानव पर प्रभाव का अध्ययन किया था। पर्यावरण का जो मानव पर या मानव का निवास रहता है, या उसकी जलवायु है, उसका जो तापमान है, इसका जो मानव के लिए कौन सा अनुकूल है, इनके बारे में जो अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसने जो आवास है, जो भौतिक दशाओं का प्रभाव, या मानव स्वास्थ्य या मानवीय क्रियाओं पर क्या जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो ये लोग अपन धीरे धीरे अगर ऑर्डर के रूप में देखें तो इनको क्या है, जानकारी है जो सोर्स सही हो रही थी, और उनके ज्ञान में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, अगर अपन अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे आगे तो हिप्पोक्रेटस से ज़्यादा भी अरस्तु को और भी नई चीज़ों की जानकारी हुई थी। ठीक है, और हिप्पोक्रेटस है जो प्रथम नियतिवादी विचारक था। ये चीज़ें क्या है, जो नियति है, जो फिक्स है, जो मानता था कि ये संसार में ऐसी चीज़ें इसके लिए ही बनी। ठीक है, उसके बाद है जो प्लेटो है जो यूनान का दार्शनिक और एथेंस नगर का रहने वाला था। ये क्या था, यूनान का दार्शनिक था, और एथेंस नगर का रहने वाला था कौन, प्लेटो। ये क्या सुकरात का शिष्य था। इसने यूनान में क्या
प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की एक चीज़ की स्थापना की थी, ठीक है। और इसकी जो दो द सिम्पोरिजियम इसकी बुक थी। अगर अपन इसकी बुक का नाम देखोगे प्लेटो की, द सिम्पोरिजियम इसकी बुक थी। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती, इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य तथा अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर अपन अभी तक अपने जो पढ़ाई देखेंगे तो पृथ्वी के जो बारे में या ब्रह्मांड के बारे में इनको है जो जानकारी अभी तक है जो ऑथेंटिक नहीं मिली है, इनके उदाहरण है जो गलत होती जा रही है। क्योंकि ये हो सकता है इन्होंने जो गुरु भूगोलता हुए इतिहासकार हुए इनके बारे में है जो उन्होंने जो पढ़ा है, तो इन्होंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा हुआ, तो इसलिए ये गलत बताते, ठीक है। और ये प्रथम विधान जो भू केंद्रीय सिद्धांत किया था, मतलब पृथ्वी को क्या है ब्रह्मांड के केंद्र में बताया है, तो ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद इनका अध्ययन था जो निंदनात्मक था, ठीक है, निंदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। और जो सिद्धांतों की रचना है ये जो सामान्य से विशेष की ओर करता है कि पहले कोई भी सिद्धांत सामान्य होगा, सामान्य के बाद ही कोई चीज़ें स्पेसिफाई या विशेष की ओर बनेगी। तो ये अपन ने अभी तक इन चीज़ों को है जो होमर से लेकर के जो प्लेटो तक है जो अपन ने विषय पढ़ ली है। अब अपन है जो अरस्तु के बारे में देखें, ठीक है, कि अरस्तु के बारे में है जो उन्होंने क्या विचार था इसके बारे में अपन है जो अध्ययन करें, ठीक है। तो अरस्तु भी ये भी क्या था, ये भी एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक था या तर्कशास्त्री का या इसको राजनीति के भी कह सकते, ठीक। उसके बाद है जो इसका जो जन्म है जो 386 ईस्वी में हुआ था एजियन सागर के तट पर जो स्टिग एरिया है जो वहाँ पर इसका क्या हुआ था जन्म हुआ था। और इसकी जो बुक है मेट्रोलॉजी का, इसकी बुक आपको क्या लिखोगे मेट्रोलॉजी का या मेटेरियोलॉजी का, इसकी जो बुक का नाम है आप याद रखो। ये दोनों बुक में एक बुक है, ये क्या है, ये भी एक नियतिवादी है या उद्देश्यवादी है या इसको प्रयोजनवादी भी कह सकते हैं या ईश्वरवादी और यह विसर्ग, ठीक है। कैसा है, नियतिवादी है, यानी कि मानता है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें पड़ी है या पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो वो क्या है एक फिक्स पर्पस के लिए हुआ होता है, ठीक है, जो यहाँ ईश्वर ने इसकी रचना की। एक मिनट, ठीक है। तो अपन जो इसकी बुक मेट्रोलॉजी का थी या मेट्रोलॉजी का थी, नियतिवादी था। ये जो फिक्स एक चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है और निश्चित किसी उद्देश्य के लिए बनाई है, ठीक है। ये मूलतः चिकित्सक था और इसने जो जीव विज्ञान का पिता भी कहा था इसको, क्या ये मूलतः क्या था, चिकित्सक था या जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है या जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है या मौसम विज्ञान का जो पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने जो अलग अलग विषय में रुचि रखते थे और इनके जो ज्ञान में धीरे धीरे क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो पहले जो जलवायु के बारे में जो हेरोडोटस ने बताया था, फिर जो पर्यावरण पर प्रभाव है जो अपन ने जो पढ़ा था उसके बारे में जो प्लेटो ने जो अलग अलग चीज़ें बताई थी। तो इसके अपन देख सकते हैं कि ज्ञान में क्या हुई है, या हिप्पोक्रेटस हो गया जो चीज़ें जो इंप्रूव हुई इनके ज्ञान में केवल इंप्रूव हुआ। तो इसने क्या किया था, मौसम विज्ञान के बारे में जाना था, जंतु विज्ञान के बारे में इनको पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक पृथ्वी के जलवायु के कटिबंधों में जो विभक्त किया था, क्या किया था, पृथ्वी के जो जलवायु कटिबंध अलग अलग है जो बांटा था। तो उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय नाम था, ठीक है। इन्होंने 3 कटिबंधों में था और समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध है जो इनके बारे में इनको जानकारी थी। तो अपन कह सकते हैं इनके ज्ञान में इंप्रूव हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने बताया कि ये तीनों कटिबंध जो भूमध्य रेखा के दोनों, ठीक है, अगर आप भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर भी है और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर भी ये तीनों कटिबंध पाए जाते हैं। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध है, ठीक है। और अरस्तु ने जलवायु तत्वों तथा जलवायु से प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया कि जलवायु के क्या रीजन है, जो क्या प्रभाव है, इनके कारकों का भी अध्ययन किया कि मानव पर क्या प्रभाव है, ठीक है। ये कहा क्या था, ये नीतिवादी विचारक था, मुझे पढ़ लिया, क्योंकि ये प्राकृतिक कारकों को मनुष्य के क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। जलवायु का जो या प्राकृतिक कारक इनका मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है कि मानव के वश में है, जो मानव है जो प्रकृति के अनुसार है जो चलता है, ठीक है। अगर ठंड पड़ेगी तो क्या करेंगे अपन है जो कोई भी कंबल वगैरह उठेंगे या फिर गर्मी की वजह से तो क्या पड़ता था, ये जो क्रियाकलापों का जो अध्ययन किया था किसका, जो प्राकृतिक कारक है इनका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय जो विषुवत रेखीय वर्षावन है जो इसमें क्या होती है, तो उष्णता होती है, एक और आर्द्रता होती है। आर्द्रता होने के कारण ये क्या मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं, ये क्या है, मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या मानते थे, जो अपन आज भी देखेंगे तो ज़्यादा उष्ण होगी या ज़्यादा जो नमी वाला क्षेत्र होगा वो क्या है, मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये इसकी जानकारी क्या थी, जो उष्णता के बारे में या आर्द्रता के कारण ये जो मानव बसाव के लिए विषुवत रेखीय वर्षावन वाला स्थान है जहाँ भूमध्य रेखा के पास वाला है वो क्या है, मानव के लिए अनुकूल नहीं, ठीक है। और उसके बाद है जो पृथ्वी को क्या है, इसने भी गोलाकार बताया, ठीक है, पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी का जो वर्णन है मानव बसाव के अनुसार ही किया गया कि पृथ्वी का निर्माण है जो मानव के रहने के लिए ही निर्मित की, ठीक है, इसका ये मान। और उसके बाद है जो भौगोलिक अध्ययन में जो आगमनात्मक उपागम ऑप्शन है, इसने क्या किया गया था,
तो आग्रात्मक पदों में जो अपनाया था और उपनय तथा तर्कों तथा सिद्धांतों की रचना है, तर्कों तथा सिद्धांतों की रचना है वो क्या होती है, पहले कोई विशेष होगा, विशेष के बाद ये जो सामान्य की ओर होती है। ठीक है, ये किसका माना था, ये अरस्तु का माना था। तो ये क्या था, दार्शनिक था, तर्क शास्त्री था, राजनीतिक था। ठीक, इसकी जो बुक थी मेट्रोलॉजी का या मेट्रोलॉजी का थी, और ये नियतिवादी विचारक था। और उसके बाद है जो मूलतः ये क्या उद्देश्यवादी या प्रयोजनवादी या ईश्वरवादी था, इसको कह सकते हैं। या ये मूलतः चिकित्सक था, जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान का, इसको अपन मौसम विज्ञान का भी कह सकते हैं। इसने जो पृथ्वी को क्या है, 3 उष्णकटिबंधीय में बांटा है। तो ये आपका मैंने चीज याद रखोगे। ठीक है, 3 उष्णकटिबंधीय में बांटा है। ठीक है, उष्ण और समशीतोष्ण और शीतकटिबंधीय। उसके बाद इसने क्या कहा था, इसने कहा था ये तीनों कटिबंध है जो उत्तर तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण दोनों ओर पाए जाते हैं। और मानव जो जलवायु के कारकों का अध्ययन किया था, प्रभाव। और उसने बताया था कि जो पर्यावरण का या प्रकृति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्रियाकलापों का भी इसने अध्ययन किया था। और उसने क्या बात है, जो उष्णकटिबंधीय जो विशुद्ध वर्षा वन है वो या आर्द्रता है, उष्णता है, वो मानव के लिए उपयुक्त नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो पृथ्वी को गोलाकार बताया था। और भौगोलिक अध्ययन में जो आग्रात्मक विधि को अपनाया था और तर्कों द्वारा सिद्धांत है जो क्या होंगे, पहले तो विशेष होंगे फिर सामान्य होंगे। तो ये अरस्तु का था। और इसकी अगर आपको पैनल पीडीएफ है या बोर्ड का जो फोटो है तो आपको जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं बायो में डाल दूंगा। और उसके बाद अपन जो अगला है उसके बारे में अपन जो भूगोल बताया उसके बारे में, तो अरस्तु के बारे में देख लिया था। अब अपन है जो थियोक्रेटस थे, ये यूनानी थे, इनके क्या विचार थे, इनको जो इन्होंने है जो क्या विचार रखे थे अपनी, तो ये भी क्या थे, ये भी यूनानी थे, वनस्पति शास्त्र थे। क्या थे, अब जलवायु वनस्पति शास्त्र के जो धरातल पर भूगोल के बारे में जो ज्यादा अध्ययन करने वाले हैं जो अपन को भूगोल वेदा मिली थी, ये भी क्या थे, वनस्पति शास्त्र थे। इसीलिए इसको है जो बोटनी या जो वनस्पति शास्त्र का है जो पिता कहा जाता है। ठीक है, आप थियोक्रेटस को याद रखोगे तो ये वनस्पति भूगोल है जो इनको पिता कहा जाता है। इनकी जो एक बुक का नाम है आप रखो। ठीक है, इनकी जो बुक थी, इस बुक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का प्राकृतिक इतिहास के बारे में इन्होंने जो बुक लिखी थी। तो इसके बुक के बारे में आप जरूर ध्यान रखो। ठीक है, बुक के बारे में क्वेश्चन पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो पेड़ पौधों के वितरण पर है जो जलवायु, मृदा और जल का जो प्रभाव की व्याख्या की थी। जो पेड़ पौधे हैं, अब स्टार्टिंग था तो उन्होंने जो पेड़ पौधों को जो प्रभाव था वितरण है, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है कि, या मृदा है जो मृदा में किस प्रकार के कौन सी मृदा में किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं इनको देखा था। या फिर जल का है जो क्या प्रभाव था, या जो जलवायु के अलग अलग जो कटिबंध होते हैं जैसे गर्म है, उष्ण है, आर्द्र है, तो इनका पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में इन्होंने जो, इसीलिए इसको बॉटनी का जो पिता, बॉटनी भूगोल को क्या कहता है, जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो जलवायु वनस्पति के संबंध को बता। ठीक है, अगर जलवायु है वनस्पति के संबंध को इन्होंने पहले को प्रभाव की व्याख्या की, उसके बाद इसको अध्ययन को इन्होंने क्या परख किया। परखने के बाद इन्होंने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में जो वनस्पति का तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की जो वनस्पति थी, अलग अलग यात्राएं करते थे, तो अलग अलग देशों में जाते थे, तो वहाँ की वनस्पति का तुलनात्मक अध्ययन किया। और यहीं से जो वनस्पति भूगोल का अध्ययन है जो एक नई चीज का प्रारंभ हो गया था। इनके ज्ञान के अगर अपन देख सकते हैं कि इंप्रूव हुआ है। तो उन्होंने जो वनस्पति तक के बारे में, जो पृथ्वी है उसके बारे में पहले बताते थे, आकार के बारे में, परंतु अब इन्होंने जो और भी इनके जो ज्ञान में इंप्रूव हुआ, तो इन्होंने क्या किया, वनस्पति भूगोल का जो अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए इसको है जो फादर ऑफ बायोजियोग्राफी का भी पिता कहा जाता है। ठीक है, जो जीव भूगोल का पिता भी इसको अपन कह सकते हैं कि भूगोल के बारे में जो इन्होंने अध्ययन दादा किया था। तो इसके बारे में अधिक चीजें नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख सकते हो। जो वनस्पति भूगोल का पिता है, या पेड़ पौधों पर है जो वनस्पति, या जलवायु का जो वनस्पति पर प्रभाव है, या इनके बारे में किसने जो भूगोल वेदा अध्ययन किए थे, तो आप याद रखोगे थियोक्रेटस मध्य थे, ये भी एक यूनानी थे। ठीक है, उसके बाद अपन है जो अगला देखेंगे इलेक्ट्रोस्थनीज थे। इन्होंने है जो क्या अध्ययन किया था, तो इसके बारे में ये भी यूनानी तो गणित के थे, साथ में जो भूगोल वेता थे। और उसके बाद है जो खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्र है जो ब्रह्मांड के बारे में, जो पृथ्वी की परिधि हो गई या अक्षांश है, देशांतर है, इनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया था। तो इनका जो क्या इनकी एक बुक थी जो जियोग्राफी का थी, आप याद रखो। इनकी बुक का नाम क्या है, जियोग्राफी का है, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मैंने ये 3 खंडों में है जो प्रकाशित हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछते जाए तो जियोग्राफी की किसकी बुक है, तो अपन है जो इरेटोस्थनीज की बुक है। ठीक, अपन इसका है जो योगदान देखेंगे। इनका योगदान क्या है, एक तो इन्होंने जो पृथ्वी की प्रीति है, या फिर पृथ्वी का जो अक्षांशीय झुकाव है जिसकी गणना की थी, इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की प्रीति या पृथ्वी का जो अक्षांशीय झुकाव की है जो गणना की थी। और ऐसा करने वाले ये क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। ऐसा करने वाले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, एक मिनट, ये लाइट डिस्कनेक्ट हो गई, तो अपन इस क्लास को थोड़ा एक बार रोक के बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या पृथ्वी की प्रीति और अक्षांशीय करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, प्रथम व्यक्ति थे।
पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाले कौन से थे, ये प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ तक अपन लिख सकते हैं। इसको है इसीलिए अपन क्या कहते हैं, जियोडेसी, यहाँ जो भूगणित का पिता भी कहते हैं। परिधि की गणना है, जो कैलकुलेशन का काम है, तो इसको लिए अपन इसको क्या कहते हैं, जो जियोडेसी का या भूगणित का पिता भी कहते हैं। इन्होंने जो विस्तृत जो रेखा की लंबाई की गणना की थी, ये आप इंपोर्टेंट याद रखोगे। और इसमें ये फैक्ट भी पूछा था, 25,200 मील है जो लगभग है, जो एग्जैक्ट शुद्ध नहीं है, परंतु इन्होंने जो सही ढंग से निकालने का जो प्रयास किया था, तो 25,200 मील है, तो उसकी गणना है। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रथम ग्रीक थे, जिन्होंने क्या किया था, जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया, ये क्या है, प्रथम जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखोगे जो इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने जो प्रयोग किया था। यहाँ तक ये चीज़ें आप याद रखोगे। और उसके बाद ये प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांशों और देशांतरों के आधार की सहायता से जो विश्व का क्या था, मानचित्र बनाया। ऐसा करने वाले ये क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। और निर्देशांकों को भी इन्होंने दर्शाया। निर्देशांक जैसे अब यदि ये अक्षांश हो गए और देशांतर कौन सा जाड़ होगा, तो जो बिंदु पर काटेंगे तो उसको क्या करेंगे अपन, निर्देशांक बिंदु होंगे कि इस अक्षांश और इस देशांतर पर कोई भी चीज स्थित है। तो निर्देशांकों की सहायता से भी किसने समझाया था, तो अपन कह सकते हैं कि ये इरेटोस्थनीज थे। और तथा अक्षांश और देशांतरों की सहायता से क्या किया, अक्षांश तथा देशांतरों की सहायता से पृथ्वी की जो धुरी का मापन है, इन्होंने जो पृथ्वी की धुरी का, और उसके बाद जो पृथ्वी की लगभग आकृति के बारे में भी इन्होंने सही जानकारी दी थी। ठीक है। और जो उसके बाद है जो परिधि को भी इन्होंने जो सही ढंग से बताया। ठीक है। तो अपना है जो परिधि के बारे में हो गया, विषुवत रेखा की लंबाई है जो, उसके बारे में जो इरेटोस्थनीज ने बताया था। उसके बाद इरेटोस्थनीज ने जो वास योग्य विश्व को के शब्द के लिए, वास योग्य यानी निवास के योग्य लिए शब्द का एक एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। एक्यूमेन का शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है अधिवासित पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी के निवास के लिए, पृथ्वी है जो निवास योग्य है, क्या है, पृथ्वी जो मानव के निवास योग्य है। तो एक्यूमेन जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज में कई चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो अपन देख सकते हैं कि इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि के मापन किया था, या विषुवत रेखा की जो लंबाई है 25,200 मील होगी, या जियोग्राफी शब्द है जो प्रथम बार जो प्रयोग किया था, या अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो प्रथम मानचित्र बनाया, और निर्देशांकों को भी इसने जो दर्शाया था। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की आकृति और उसको परिधि को भी लगभग इसमें जो सही बिठाया है। उसके बाद है जो इरेटोस्थनीज ने जो वास योग्य विषयों को है जो एक्यूमेन जो शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इसके अलावा भी इसके कई योगदान और है, तो इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद है जो अपन इसके जो और इन्होंने जो क्या अध्ययन किया था, उसको अपन देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि जो इरेटोस्थनीज है, इनका जो और क्या योगदान था, जो पृथ्वी के बारे में या जो संसार के बारे में क्या ज्ञान दिया था। तो इन्होंने जो पृथ्वी को 5 जो जलवायु कटिबंधों में बांटा था। 5 जलवायु प्रदेशों के बारे में अगर किसी ने बांटा है, तो किसने बांटा है, जो अपन इरेटोस्थनीज ने था। ठीक है। एक तो इसके जो ध्रुवों के चारों ओर का प्रदेश है। ठीक है। ध्रुवों के चारों ओर का या ठंडा प्रदेश है, इसको अपन शीतोष्ण कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ शीत जो ठंडा प्रदेश होगी, इसके जो एक तो ध्रुव उत्तर की और दक्षिण की ओर, तो इसके कितने होंगे, ये 2 भाग हो गए। ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा जो शीत समशीतोष्ण प्रदेश या शीत प्रदेश कह सकते हैं, शीतोष्ण कह सकते हैं। इसके भी क्या हो गए, 2 भाग होंगे, उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। दूसरा हो जाएगा जो भूमध्य रेखा की क्षेत्र। ठीक है। इसके भी कितने भाग हो जाएंगे, इसके भी इसके हो जाएंगे एक भाग हो जाएगा। भूमध्य रेखा एक ही, तो उसका एक भाग हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में जो पृथ्वी को, या जो पृथ्वी के जो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, किसने, इरेटोस्थनीज ने। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखो। उसके बाद है जो भारतीय उपमहाद्वीप को है जो समचतुर्भुजी मानता था। ये कैसा मानता था, भारतीय उपमहाद्वीप को है जो, भारत के बारे में, इसके उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी थी, उसने जो 5 जो उपभागों में बांटा था। और ये कहता था उत्तर में है जो इसकी जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हिमालय है, जो सीमा बढ़ता है, इसको हिमालय के बारे में इसको अगर देखें तो जानकारी ये जो सही थी। ठीक है। तो भारत के बारे में जो क्या मानता था, जो हिमालय जो श्रेणी सीमा बनाती है। और गंगा नदी के बारे में, प्रवाह के बारे में इसने कहा था, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। गंगा नदी के बारे में इसने क्या कहा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और सिंधु नदी को इसने जो उत्तर से दक्षिण की ओर बताया, जो जानकारी सही नहीं। ठीक है। दोषपूर्ण देख सकते हैं, दोषपूर्ण। ठीक है। और उसके बाद है जो विश्व के विस्तार के बारे में इसने जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में निकाला था, तो इसने कहा था जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, उसकी तुलना में जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्या है, अधिक है। तो ये आप याद रखोगे, जो विश्व के विस्तार के बारे में भी इसने जो जानकारी दी थी। तो इसने जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है या विस्तार कम है, इसका विस्तार जो पूर्व से पश्चिम की ओर विश्व का विस्तार है जो अधिक बताया है। ठीक है। और उसके बाद इसने जो लाल सागर के बारे में भी इसने जो अच्छा इसको ज्ञान था। ठीक है। लाल सागर का विस्तार के बारे में या लंबाई चौड़ाई के बारे में भी इसने, मैंने पहले भी बताया था कि ये समुद्रों की ज़्यादातर यात्रा करते थे, सागर के तट के सतह पर भी रहते थे, या फिर जो अच्छा ज्ञान था। तो ये अपन ने जो इरेटोस्थनीज ने जो पढ़ लिया। ठीक है। तो एक बार अगर देखें तो गणित की यूनानी था। उसके बाद जो पृथ्वी की परिधि के मामले में, या जो विषुवत रेखा की जो
रेखा के लंबाई है जो एग्जैक्ट ये आंकड़ा अगर 25,200 मील या कहीं कहीं आपको 25,000 मील भी आ सकता है। ऑप्शन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने देखा था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है परंतु इसने जो निकालने का प्रयास किया, ठीक है। इसने भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था, ये आप स्टार मार के याद रखोगे। और अक्षांश और देशांतर के माध्यम से इसको मानचित्र बनाया था। और उसके बाद है जो इसने जो पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी की मापने का या एक जो एक्यूमेन शब्द का है जो पृथ्वी का वास योग्य है जो इसके लिए इसने जो प्रयोग किया था। इसके बुक का नाम है जो जियोग्राफी का थी। तो अपन ने जो अरस्तु है या इराटोस्थनीज है या थियोक्रेटस है, इसके बारे में अपन ने जो यहाँ तक इन चीज़ों को पढ़ लिया है। अब जो भी ग्रीक है या यूनानी भूगोल के रहते हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको ये क्लास यूजफुल लगती है तो आपको लाइक कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।